हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि आपको पता है हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया। हम क्या कर रहे हैं कि जो लक्ष्मीकांत आप बुक पढ़ते हो, चूँकि बुक पढ़ना आपके लिए बहुत हेक्टिक हो जाता है, बार बार रिवाइज करना भी आपके लिए हेक्टिक हो जाता है कि कैसे रिवाइज करें, इतना बड़ा भास्ट सिलेबस है यूपीएससी का। तो हम क्या कर रहे हैं इस सेशन में कि एक समराइज्ड वे में आपके लिए हम लेके आए हैं पूरा का पूरा एक सीरीज लक्ष्मीकांत का, जिसके अंदर लक्ष्मीकांत के जितने भी चैप्टर्स हैं उसको हम वन बाय वन सारे टॉपिक्स को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमारा है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए मैं इसके बारे में ना थोड़ा सा आपको कुछ आइडिया देता हूँ। अगर आपको ये लगेगा कि हमारा जो संविधान है एक दिन के अंदर तैयार हो गया, तो ऐसा कुछ था नहीं। और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था हमारे इंडिया के ऊपर। और जब बैटल ऑफ बक्सर होता है तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या होता है कि जो ट्रिमेंडस जो वेल्थ था ना हमारे इंडिया का, ये क्या ड्रेन होना शुरू हो गया। बक्सर के युद्ध के बाद हमने क्या देखा कि जो भी हमने यहाँ पे हमारे जो वेल्थ थे ये क्या अंग्रेज लेके जाने लगे अपने साथ। तो होने क्या लगा कि फिर यहाँ पे जो ऑफिशियल्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, इनके अंदर जो करप्शन था ना वो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इतना सारा वेल्थ है इंडिया को उसमें सोने की चिड़िया कहा जाता था। और यहाँ से चूंकि सामान को उठा के ले जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपको करप्शन देखने को मिलने लगा उसमें। तो पहली बार इतिहास के अंदर जो ब्रिटिश क्राउन था, तो ब्रिटिश क्राउन ने सोचा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग हैं इतना ज़्यादा मालदार होते जा रहे हैं, इंडिया का सारा पैसा दबा के रखते जा रहे हैं। तो ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया कि उनको रेगुलेट करने के लिए प्लान बनाया। ठीक है, और जब रेगुलेट करने के लिए प्लान बनाते हैं तो जो पहली बार रेगुलेट करने के लिए प्लान बनाया जाता है तो वो 1773 में आपको बनाया जाएगा, दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो बात की जाती है एक सेंट्रलाइजेशन की बात की जाती है। अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में हम देखें तो इंडिया में हम क्या देखते हैं कि डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको दिखेगा, चाहे वो लेजिस्लेशन में हो या एग्जीक्यूटिव में हो। लेकिन जो ब्रिटिश क्राउन ने जो यहाँ पे काम शुरू किया था उसने एक सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाया था। किसके लिए? ईस्ट इंडिया कमीशन के लिए। स्टार्टिंग में क्या था कि ये जो जितने भी एक्ट पास हो रहे थे आपको चार्टर एक्ट के नाम से ये चीज मिलेंगे। किसके नाम से? चार्टर एक्ट के नाम से। जो क्वीन ने एक चार्टर पास किया। चार्टर जो था हर 20 ईयर्स पे आपको क्या था, इसको रिन्यू करना था। पहला चार्टर आपको 1773 में दिखेगा, फिर 93 में दिखेगा, फिर 1813 में दिखेगा, फिर 1833 में दिखेगा, एंड लास्ट वन चार्टर कब दिखेगा? तो 1853 के अंदर आपको दिखेगा। ये सारे क्या थे? चार्टर एक्ट आए। उसके बाद क्या हुआ कि सिपाही म्यूटिनी होती है, 1857 का रिवोल्ट आपको पता है। जब 1857 का रिवोल्ट आप देखते हो तो उसके बाद क्या करती है जो ये ब्रिटिश क्राउन है, ये ब्रिटिश क्राउन क्या करेगी कि ये कंप्लीटली अपने अंदर कंपनी के सारे पावर, सारे ऑथोरिटी को ले लेगी। और उसके बाद यहां से आपका क्या हो जाता है? क्राउन रूल स्टार्ट हो जाता है। इससे पहले जो हमने गवर्नर जनरल देखा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया देखा, या जितने भी प्रेसिडेंसी थे वो सब अब किसके अंदर आ गए? तो ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ जाएंगे। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? पहली बार तो वाइसराय का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। और फाइनली ये चीज जो है कहाँ जाके खत्म होगी? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, जिसको आप इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के नाम से भी जानते हो। ठीक है, तो यहां तक ये पूरी की पूरी कहानी चलेगी। तो एक एक करके हम इन सारी चीजों को आज समराइज वे में देखेंगे, ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। हम उतना ही आपको बताएंगे यहाँ पे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है और साथ साथ आपको रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्या है? तो फर्स्ट है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। देखो, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ जो 1773 आया, इसके पीछे क्या था कि पहली बार ये चीज आपको देखने को मिली कि ये पहला स्टेप था किसका? ब्रिटिश पार्लियामेंट का। किसको कंट्रोल करने का? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफेयर्स थे इंडिया के अंदर उसको कंट्रोल करने का, उसको रेगुलेट करने के लिए
अब देखो क्या है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी होती है। अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो तो आप भी इधर उधर भटक जाओगे। तो यही चीज होती है कि यहाँ पे क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। ये खुद के अफेयर्स को कंट्रोल कर रहा था। इसके जो ऑफिशियल्स होते थे वो अच्छा खासा करप्शन करके उसमें लिप्त हो गए थे। तो जो ब्रिटिश क्राउन थी उनको कोई फायदा ही नहीं हो रहा था इससे। तो 1773 में आप देखोगे कि द फर्स्ट स्टेप वाज टेकन बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर की बात की गई है। देखिए लेजिस्लेशन की नहीं, किसकी बात की गई है, तो एग्जीक्यूटिव पावर की बात की गई है। ठीक है, ये वही चीज है जहां पे आपको क्या दिखेगा कि गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे इनको क्या बोला गया, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। ठीक है, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहले कब बने थे, हमको आपको सबको पता है कौन बने, तो वॉरेन हेस्टिंग्स को फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। ये वही रेगुलेटिंग एक्ट है जिसके अंदर आपको क्या दिखेंगे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स का फॉर्मेशन होता है। और इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के अंदर आपको कितने, 4 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, साथ साथ अगर हम आगे बात करें तो और क्या क्या चीजें हुई थी इस रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर, तो और क्या क्या चीज हुई, तो इट सबऑर्डिनेटेड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास एज टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब देखो यहाँ पे उस समय 3 मेन प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। मैं आपको ना एक छोटा सा मैप बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर एक रफली इंडिया का अगर आप ऐसे मैप देखो तो इस रीजन में आपको क्या दिखेगा, बॉम्बे दिखेगा। ठीक है, इस रीजन में आपको क्या दिखेगा, मद्रास दिखेगा। और ये वाला जो रीजन है यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, तो बंगाल वाला रीजन दिखेगा। ठीक है, समझ गए। तो बोला क्या गया है कि जो मुंबई और जो मद्रास के जो गवर्नर हैं ये क्या करेंगे, ये इसकी हेल्प करेंगे, किसकी, तो बंगाल के गवर्नर की। ठीक है, और क्या किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कहां पे की गई, तो कोलकाता के अंदर। ठीक है, फोर्ट विलियम कोलकाता के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के द्वारा ही। साथ साथ अगर हम बात करें तो जो काउंसिल की हमने बात की थी ना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, जो रेगुलेट कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो वो उनको क्या कहा गया था, तो उनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के नाम से जाना गया। अब इनका मेन काम क्या था, तो द गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी शुड रिपोर्ट इट्स रेवेन्यू। जितने भी उनके प्रॉफिट होंगे, लॉस होंगे, जितना भी ट्रेड हो रहा है, उन सब के ऊपर ये वॉच डॉग का काम करने वाले थे। कौन, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, और ये जरूरी क्या था, क्यों था, तो मैंने आपको अभी समझाया था ना कि करप्शन इतना ज्यादा बढ़ गया कि इंडिया से जब ऑफिशियल्स लंदन जाते थे तो पैसे के दम पे वो हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर एक जगह बना लेते थे, एक सीट खरीद लेते थे, इतने ज्यादा पैसे लेके जाते थे। आपको रॉबर्ट क्लाइव तो याद ही होंगे। ठीक है, इसके साथ साथ इसके अंदर एक चीज और ऐड की गई। इससे पहले क्या होता था कि जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो अपना पर्सनल ट्रेड भी करते थे, अपने प्रॉफिट के लिए कुछ ना कुछ करते रहते थे। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया कि जो सर्वेंट, कंपनी के जो सर्वेंट है, कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं, वो किसी भी तरह के प्राइवेट ट्रेड या ब्राइब लेते हुए अगर पकड़े गए तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अब अगर आप कंपनी के ऑफिशियल हो तो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लिए काम करोगे, खुद के लिए काम नहीं कर सकते। अगर आप पकड़े गए तो आपको वहां ले जाके वो फिर कोर्ट में ट्रायल करेंगे, आपको जेल भी होगी। तो आई थिंक 1773 के अंदर जितने भी आपको इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए थी वो सब आपको पता चल गया। क्या क्या, तो पहला स्टेप लिया गया सेंट्रलाइजेशन का। ठीक है, दूसरी चीज क्या थी, तो गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। तीसरी चीज क्या थी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर को ऐड किया गया। चौथा क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन आपको दिखता है। नेक्स्ट क्या है, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो सर्वेंट है कंपनी के या जो ऑफिशियल्स है कंपनी को, उनको पर्सनल ट्रेड करने की अनुमति नहीं थी, वो किसी और चीज में इंडल्ज नहीं हो सकते थे। ठीक है, तो समझ आ गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था पूरा का पूरा। चलिए फिर हम
इसके बाद देखिए जब 1773 का एक्ट आया तो इसमें बहुत सारी खामियां थी। क्यों? अब खामियों को ऐसे समझिए कि यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक जगह पे, दूसरी जगह सुप्रीम कोर्ट, दोनों का काम बेसिकली क्या है? चेक एंड बैलेंस रखना। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में क्लैश होता रहता था। तो इसी क्लैश को सेपरेट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि पिट्स इंडिया एक्ट लेके आए थे। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है ना, पहली बार कमांड करने की कोशिश की, तो जब पहली बार आप किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो उसको कंप्लीट तो कंट्रोल कर नहीं पाओगे, कुछ न कुछ गलतियां आपसे भी होगी, कुछ चीजें छूट जाएगी। तो अब आगे देखते हैं हम पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ठीक है, अब जब पिट्स इंडिया एक्ट आया ना तो मैंने क्या बोला कि फंक्शन की वजह से ना प्रॉब्लम्स क्रिएट होता था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता था कि हम भी चेक एंड बैलेंस रखेंगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का मानना था नहीं, उसके लिए तो हमें अपॉइंट किया गया है, आप क्यों इंटरफेयर करोगे। तो इन्हीं सब चीज़ों को वहाँ से हटाने के लिए हमने क्या किया कि फिर पिट्स इंडिया एक्ट लाया। अब देखो हमने, जब मैं बोलूँगा तो हमने इट मीन्स ब्रिटिश क्राउन, यहाँ आप मुझे ब्रिटिश क्राउन समझिए, यहाँ पे मैं ही एलिजाबेथ हूँ। ठीक है, तो समझिए। तो पिट्स इंडिया एक्ट में हमने क्या किया, क्या क्या देखा इसके अंदर। अब देखिए इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई वो क्या हुई कि जो अफेयर्स थे कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को सेपरेट कर दिया गया, चूंकि ताकि इसकी वजह से कोई यहाँ पे बखेरा खड़ा ना हो। ठीक है, जो ट्रेड वगैरह था उसको अलग लोग करेंगे, जो पॉलिटिकल फंक्शन है उसको अलग लोग देखेंगे। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर फॉर कॉमर्शियल फंक्शन एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स। अब वहां पे आपको क्या दिखे था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब यहाँ पे क्या चीज दिखेगा? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को क्या कर दिया गया? सेपरेट कर दिया गया है। किस फील्ड में? तो कॉमर्शियल फंक्शंस में सेपरेट कर दिया गया। और अगर हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात करें तो इनको कहां पे रखा गया है? तो इनको पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए रखा गया। ठीक है, और जो 1773 के एक्ट में हमने देखा था कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर आपको 4 मेंबर्स दिखे थे गवर्नर्स के काउंसिल के अंदर, यहाँ पे उस 4 मेंबर्स में से 1 मेंबर को कम कर दिया गया और रिड्यूस करके 3 कर दिया गया। ठीक है, इसके साथ साथ अगर देखें, प्लेस द इंडियन अफेयर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब ये देखो, ये जरूरी क्यों था? क्योंकि आप देखो इंडिया का अफेयर क्या होगा? इंडिया का अफेयर पॉलिटिकल अफेयर्स होगा। अब या तो आप पॉलिटिकली इंडल्ज हो सकते हो या आप कॉमर्शियली खुद को प्रमोट कर सकते हो। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता ना, अगर दोनों काम करोगे तो दो नाव पे सवार बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्रिटिश का जो हाउस था, ब्रिटिश हाउस ने बोला कि ठीक है, आपको मैंने दे दिया क्या? तो आपको दे दिया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो आपका रेवेन्यू का मसला देखेगा। और हम किससे सलाह लेंगे? तो हम लेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल से सलाह। और वो क्या करेगा? जितने भी पॉलिटिकल अफेयर्स होंगे इंडिया के अंदर उसको देखने का काम करेगा, उस पर रिपोर्ट करने का काम करेगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वेर कॉल्ड द ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। देखो हमने बहुत सुना ना कि हमें अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, हम उसके बाद जब आज़ादी मिली तब भी हम डोमिनियन स्टेटस में ही थे, क्योंकि सॉवरेन उसमें थे नहीं, रिपब्लिक नहीं बने, हमारा वहाँ पे संविधान नहीं बना था। तो जब आज़ाद भी हुए थे तो हम 2 डोमिनियंस थे, डोमिनियन ऑफ इंडिया, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। तो अगर पहली बार पूछा जाए ना कि ब्रिटिश जो हाउस है उसने ये कब बोला था कि इंडिया जो है वो ब्रिटिश पोजीशन के अंदर आएगा, कंपनी की जो जितनी भी टेरिटरी है वो ब्रिटिश पोजीशन के अंदर आए, तो कब, किस एक्ट में बोला? अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर। ठीक है, और इसके साथ साथ जो गवर्नर का काउंसिल आपको 1773 के एक्ट में सिर्फ और सिर्फ कहाँ दिखा था? तो आपको दिखा था वो कोलकाता के अंदर। अभी क्या है कि गवर्नर काउंसिल के स्कोप को थोड़ा सा बढ़ाया गया और इसको मद्रास और बॉम्बे में भी इस्टेब्लिश किया गया साथ साथ। ठीक है, तो एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट जो था इसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हुए थे 1784 वाले में।
पहली चीज आप क्या देखोगे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कॉमर्शियल पर्पस के लिए एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके लिए, पॉलिटिकल अफेयर के लिए। पहला आपको याद रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था इसमें जो 4 मेंबर थे इसको कम करके 3 कर दिया गया, ठीक है। तीसरा आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि तीसरा ये याद रखना है कि पहली बार जो कंपनी का टेरिटरी था इंडिया के अंदर इसको ब्रिटिश पोजीशन माना गया, ठीक है। एंड चौथा पॉइंट आपको याद रखना है कि इसी एक्ट के अंदर क्या किया गया, तो गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था जो सिर्फ और सिर्फ इससे पहले आपको कलकत्ता में दिखता था उसको मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर भी उसको अप्लाई कर दिया गया, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आपको यहां से आपको याद रखने हैं। अब इसके बाद अगर आगे जाए तो ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट हुआ नहीं उस बीच में, लेकिन इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट हुआ था वो था चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है। अब इस चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के अंदर हुआ क्या, अब इसको हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो हुआ क्या कि इस समय नेपोलियन बोनापार्टा का नाम आपने सुना होगा, एक 5 फीट का इंसान जिसने पूरे के पूरे यूरोप में तबाही मचा के रख दी थी। तो क्या हुआ कि नेपोलियन बोनापार्टा ने के इन्फ्लुएंस की वजह से जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे, वो यूरोपियन कंट्री के साथ ट्रेड कर नहीं पा रहे थे। चूंकि नेपोलियन पूरा का पूरा अपना साम्राज्य उसने हर जगह फैला लिया था, तो जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे वो वहां पे जाके ट्रेड नहीं कर पा रहे थे, तो काफी ज्यादा लॉस हो रहा था। तो कुछ ट्रेडर जो कि 1600 के चार्टर से जो आए थे वो तो इंडिया के ट्रेड कर रहे थे ईस्ट इंडियन कंपनीज के साथ, ईस्टर्न कंट्रीज के साथ, तो इनका तो सब सही चल रहा था। लेकिन जो यूरोप में कर रहे थे उनका तो भट्ठा बैठ गया नेपोलियन की वजह से। तो फिर क्राउन ने यहाँ पे फैसला लिया कि देखो जो अभी तक मोनोपोली चल रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी की ईस्टर्न कंट्री के साथ ट्रेड करने की, देखो मैं इंडिया नहीं बोल रहा हूं, आप यहाँ समझिए, जो चार्टर की बात की गई है वो ईस्टर्न नेशंस की बात की गई है। ईस्टर्न नेशन के अंदर कि आपको ब्रिटेन के ईस्ट में जितने भी कंट्री दिख रहे हैं उसमें इंडिया भी आता था, चाइना भी आता था, सारे के सारे कंट्री आएंगे, ठीक है, मिडिल ईस्ट के भी कंट्री आएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया कि कंपनी के मोनोपोली को खत्म कर दिया गया, कहां पे, इंडियन ट्रेड के ऊपर, और बोला गया कि अब इंडिया जो है ये ओपन है, कोई भी ब्रिटिशर्स अगर वो ट्रेड करना चाहता है तो वो अब जाए, उसको एक चार्टर मिलेगा क्वीन के द्वारा और वो अपना आगे इंडिया में मस्त ट्रेड कर सकता है। तो यहाँ क्या हुआ कि पहली बार कंपनी की मोनोपोली को खत्म कर दिया गया। बेसिकली मोनोपोली को खत्म करने का मतलब आप समझिए, कंपनी जो है वो खुद को मालिक समझता था, क्राउन चाहता था कि उसको अपने अंदर सप्रेस करके रखे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अगर किसी को भी आपको बर्बाद करना है, किसी को कंट्रोल करना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी कमर तोड़ दीजिए ना आप, उसको फाइनेंशियली उसकी कंडीशन खराब कर दीजिए। अब चूंकि यहाँ पे मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, ये लैक्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज जो भी कह लीजिए उस समय चलता था, ये लेके जा रहे थे, ड्रेन कर रही थी इंडिया की वेल्थ को। एक कंपनी ड्रेन कर रही थी, अब चूंकि ओपन हो गया तो मल्टीपल कंपनी जाएगी, बहुत सारी कंपनीज इंडिया के अंदर आएंगी। तो देखो ये चार्टर एक्ट ऑफ 1813 किसकी वजह से आया, तो नेपोलियन की वजह से। और इसमें मेन चीज क्या आपको देखने को मिला, तो मोनोपोली खत्म कर दी, कमर तोड़ दी ईस्ट इंडिया कंपनी की, अब कोई भी आके ट्रेड करेगा। और देखो यही तो है पॉलिटिक्स, धीरे धीरे किसी को कब्जा करो ना। ऐसे अगर क्राउन आ जाती कंपनी के ऊपर कब्जा करने के लिए तो फिर जो कंपनी है वो क्राउन के अगेंस्ट खड़ा हो जाता, ब्रिटेन के अंदर ही एक होम वॉर छिड़ जाता। तो देखो कैसे धीरे धीरे अगर आप देखो तो कंपनी रूल से क्राउन रूल की तरह हम कैसे शिफ्ट होते जा रहे हैं, बिल्कुल आराम से, इजीली, स्मूथली, कैसे देखो शिफ्ट करते जा रहे हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आया वो था हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833। देखो जब हम चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या किया गया था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको बोला गया कि बहुत हो गया, अब आप गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाइए। 3 प्रेसिडेंसी थी, आपको मैंने इससे पहले भी आपको समझाया था कि जो 3 प्रेसिडेंसी आपको दिखती है, एक तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी, दूसरी यहाँ पे मद्रास प्रेसिडेंसी, तीसरी यहाँ पे आपको दिखेगी कोलकाता प्रेसिडेंसी, ठीक है।
तो इन्होंने क्या किया कि जो कोलकाता के गवर्नर जनरल थे, इनको बोला कि आपको मैं और ज़्यादा पावर दे रहा हूँ। उसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो कोलकाता के गवर्नर जनरल थे, तो इनको क्या कर दिया गया कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। और जो यहाँ पे आपको बॉम्बे और मद्रास वाले गवर्नर जनरल दिखते थे, तो इनको क्या बोला गया कि आप उनके अंदर रह के काम करोगे, ठीक है। तो क्या देखा आपने, तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, कौन बने वो, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और एक चीज और यहाँ पे हुई थी बहुत अच्छी, जो आप अभी यूपीएससी की बात करते हो ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, उस समय इसको किसी और नाम से जाना जाता था। तो जो यूपीएससी के बारे में जो पहला जो ओपन कंपटीशन की बात की गई थी, तो वो ओपन कंपटीशन की बात यही की गई थी सबसे पहले, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अंदर ही की गई थी। किसके द्वारा, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जी के द्वारा ही की गई थी। इन्होंने बोला था कि देखो इंडियंस को भी मौका दे मिलना चाहिए, एक ओपन कंपटीशन करना चाहिए। लेकिन कंपनी का मोनोपोली इतना ज़्यादा है, और वैसे भी देखो इंडियंस को वो जस्ट लाइक कीड़े मकोड़े की तरह ट्रीट करते थे उस समय। हम इंडियंस का तो वो सारा का सारा फूट डालो राज करो, यहाँ हम हिंदू मुस्लिम में लगे थे, वो हमारा सारा वेल्थ भी ले जा रहे थे, हमें कीड़े मकोड़े की तरह यूज कर रहे थे। तो जो ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ये सुझाव दिया ना, पूरी बिल्कुल आग लग गई सबके अंदर, यूरोपियन के अंदर, कि ऐसे कैसे, जिसको हम अपने बराबर बैठने नहीं देते, वो क्या इतनी बड़ी सर्विस के लायक हैं क्या वो लोग इंसान। अब इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए यूपीएससी का जो कॉन्सेप्ट था कि ओपन कंपटीशन का, इसको एक्सेप्ट करने में ब्रिटिशर्स को 20 साल का टाइम लग गया। आप समझो कि 1833 के चार्टर एक्ट में बात हुई थी पहली बार, और ये मानेंगे कब जाके, तो 1853 में जाके इस बात को वो फाइनली एक्सेप्ट करते हैं। कब, 1853 में। क्योंकि सिंपल है ना कि जिसको आप अपने बराबर नहीं समझते, जिसको कीड़े मकोड़े की तरह आप ट्रीट करते हो, सडनली अगर उसको सबसे बड़े पोस्ट पे बिठाना हो, तो एक बार के लिए उनके लिए बहुत अजीब हो गया था। देख लेते हैं और क्या चीजें हुई थी 33 वाले में। तो इसमें और क्या हुआ, द बिगिनिंग ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर फॉर इंडिया एज द एक्ट ऑल्सो टूक अवे लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रोविंसेस। अब आप समझिए, जब 70-73 का आपने एक्ट देखा था, 70-73 का एक्ट, तो मैंने एक वर्ड आपसे बोला था, क्या बोला था, एग्जीक्यूटिव। इफ यू रिमेंबर, तो मैंने क्या बोला था, एग्जीक्यूटिव पावर वहां पे दिया गया था, ठीक है। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाए गए थे उनको क्या दिया गया था, एग्जीक्यूटिव पावर दिया गया था। लेकिन जब बात करेंगे अब हम 1833 की, तो यहां पे आपको क्या दिखेगा, यहां पे पहली बार लेजिस्लेटिव पावर के बारे में बात की जा रही है। और ये वही एक्ट है जहां पे आपको दिखेगा कंप्लीट सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो चुका है। अब यहाँ पे ब्रिटिश मोनार्की अपना पूरा का पूरा रुतबा कुनवा दिखा रही है कि अब हम ही सब कुछ है। और यहाँ पे क्या किया गया, मैंने भी आपको ऊपर समझाया था ना, क्या किया कि बॉम्बे और मद्रास प्रोविंसेस के जो गवर्नर जनरल थे, इनको क्या किया गया, तो जो गवर्नर जनरल ऑफ कलकत्ता थे, जिनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, उनके अंदर इनको धकेल दिया, ताकि एक सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इनको दिखे और इनको कंट्रोल करना आसान हो जाए इंडिया के ट्रेड के ऊपर, ठीक है। द एक्ट इंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कॉमर्शियल बॉडी एंड इट बिकम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अब देख रहे हो, करीब करीब पूरा सत्ता ही हथिया लिया। इससे पहले हमने क्या देखा था, इससे पहले हमने देखा था कि इसका क्या किया था कि मोनोपोली खत्म किया। अब यहाँ पे ट्रेड राइट्स ही खत्म कर दिए। अब यहाँ पे बोला कि अब तू ट्रेड नहीं करेगा, तू क्राउन के अंदर रहेगा और क्या करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का काम करेगा, ठीक है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अंदर, हम एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या क्या होगा, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको क्या बना दिया गया, उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। और जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जनरल हुआ करते थे उनको इसके अंदर लेके आ गए, ठीक है। कंप्लीट सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जो सेंट्रलाइजेशन शुरू किया गया था 70-73 के बाद, उसके बाद क्या हुआ, 1813 में भी आपने देखा कि सेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया।
और यहाँ पे जो फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन का वो ले लिया गया। साथ ही साथ क्या किया गया कि कंपनी का जो पावर था ट्रेड करने का, उस पावर को खत्म करके कंपनी को क्या किया, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दी। और अगर पहली बार यूपीएससी की जो सबऑर्डिनेट सर्विस वगैरह की जो बात करते हैं ना, तो वो कहाँ पे की गई थी, तो वो चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 के अंदर ही बात की गई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगले चार्टर की तरफ चलते हैं। अगला चार्टर क्या है, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ठीक है। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के अंदर क्या किया, अभी तक देखो क्या किया इन्होंने, सेंट्रलाइज्ड किया चीजों को, पूरा का पूरा जोड़ा ना। पहले देखो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आए जो कि रेवेन्यू से डील करते थे, फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल आए जो कि डायरेक्ट रिपोर्ट किसको करेंगे, हाउस ऑफ कॉमन्स को करेंगे। फिर 1830 में हमने देखा मोनोपोली खत्म कर दी ट्रेड की। फिर 1833 में क्या देखा कि इलेक्शन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको क्या किया, उसको प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया। अब यहाँ पे ये क्या करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से, अब समझिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ये क्या करेंगे कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो गवर्नर जनरल का है उसको सेपरेट कर देंगे। अब सेपरेट करने के पीछे भी रीजन है, क्योंकि अगर एक ही इंसान दोनों चीज़ों को बार बार देखेगा तो वो कहीं ना कहीं उसमें वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई कि इंसान की मोनोपोली हो जाएगी। तो यहाँ इन्होंने क्या किया कि लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव को बिल्कुल ही सेपरेट कर दिया, पहली बार कहाँ पे, तो 1853 के अंदर, ठीक है। अब सेपरेट जो किया है वो कैसे किया है, देखिए 6 मेंबर्स जो हैं वो सेंट्रल लेजिस्लेशन काउंसिल में आपको दिखेंगे, और इसमें से क्या होंगे 4 आउट ऑफ 6 मेंबर अपॉइंटेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। अब एक चीज देखिए, इससे पहले आपने आगरा का नाम नहीं सुना था, लेकिन जब चार्टर एक्ट 1853 आता है तो इस समय क्या होता है कि एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहाँ, आगरा में भी बन चुकी है। तो टोटल 6 मेंबर को यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। उस 6 मेंबर में से 4 मेंबर जो है कहाँ से आएंगे, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से आएंगे, और बाकी के 2 मेंबर कहाँ से आएंगे, तो 2 मेंबर ऑब्वियसली ब्रिटिश क्राउन जिसको भेजेगा वो 2 मेंबर बनेंगे, ठीक है। इट इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन एट द बेसिस फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट ऑफ द कंपनी कॉल्ड इंडियन सिविल सर्विसेज ओपन फॉर ऑल। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 याद कीजिए, जिसमें मैंने ये बोला था कि बात की गई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा कि ओपन कंपटीशन हमें रखना चाहिए, लेकिन चूंकि सडनली पावर ट्रांसफर करने में या इंडियंस को पावर देने में उनको पता नहीं क्या लगा था, तो ये करते करते उन्हें 20 साल लग गए, और फाइनली जो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 था इसके द्वारा उन्होंने क्या कर दिया कि एक ओपन कंपटीशन रखा, किसके लिए, सिविल सर्विसेज के लिए। हालांकि ये कंपटीशन जो है इंडिया के अंदर इसको कंडक्ट नहीं किया जाता था। अगर आप सिविल सर्विस के ओपन कंपटीशन को देना चाहते थे तो आपको लंदन जाना पड़ेगा, और सिंपल है कि लंदन वही इंसान जाएगा जिसके पास पैसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं देखो तो ये फिल्टर ही कर रहे हैं, एक अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास कह लीजिए, उसको यहाँ पे फिल्टर करने की बात की जा रही है। यहाँ पे भी देखो अपना ही दिमाग लगा रहा है। हमें तो लग रहा है कि उन्होंने क्या कर दिया कि कंपटीशन सबके लिए क्लियर कर दिया, लेकिन आप मुझे बताओ ना कि बिना पैसे का लंदन कैसे जा सकता है कोई इंसान, वो भी उस टाइम पे जब बहुत ही कम सोर्स हुआ करते थे ट्रांसपोर्टेशन के, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ये कितना बड़ा जो था, ये एक बस ये ड्रामा उन्होंने क्रिएट करा था ताकि ये दिखा सके कि वो इंडियंस को भी अपने बराबर ही मानते हैं, ठीक है। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के अंदर हमने क्या देखा, तो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग अलग कर दिया गया। 6 मेंबर जो हैं वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर बनाए गए, जिसके अंदर 4 मेंबर जो हैं वो कहाँ से आएंगे, तो 4 प्रोविंसेस से आएंगे। वो प्रोविंस कौन थे, तो मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या था कि ऑल इंडिया का जो सिविल सर्विस होता है ना, जो यूपीएससी जिसको आप बोलते हो, इसके लिए उन्होंने फ्री कंपटीशन कर दिया था, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। अब हम इसके बाद देखेंगे जिसको हम गुड गवर्नेंस एक्ट के बारे में जानते हैं, 1858 के बारे में अब हम चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपको याद है कि मंगल पांडे जैसे
वीर खड़े हुए, सिपाही म्यूटनी हुई, 1857 का रिवोल्ट जिसमें लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने प्राणों की आहुति दी, एक तरफ वीर कुंवर सिंह ने अपने प्राणों का बलि दिया। तो जब ये खत्म होता है ना, ये स्ट्रगल जब खत्म होता है तो क्राउन को लगता है कि कहीं ना कहीं अब इंडियंस के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। बेसिकली करना क्या पड़ेगा, एक दिखावा तो आपको ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा कि हम जो है वो इंडियंस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए क्राउन एक्ट लेके आती है। वो एक्ट क्या कहलाता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। और यहीं से अगर आप देखोगे तो फाइनली जिस हम क्राउन रूल की बात करते हैं ना, तो क्राउन रूल यहीं से स्टार्ट हो जाता है। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि कंपनी रूल जो था, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल, वो कब तक रहा, तो वो बिफोर 1858 रहा। बेसिकली अगर आप देखोगे तो 1600 से लेके जब से चार्टर आया था तब से लेके 1858 तक किसका रूल रहा था, तो वो कंपनी का रूल रहा था। ठीक है। और जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्राउन रूल स्टार्ट हो जाएगा। डायरेक्ट जो महारानी का ये ऑर्डर अब फॉलो किया जाएगा। ठीक है। द रूल ऑफ कंपनी वॉज रिप्लेस्ड बाय द रूल ऑफ क्राउन इन इंडिया। यही मैं समझा रहा था आपको इतने देर से। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या हुआ कि जितने भी पावर्स थे वो सब कहाँ ट्रांसफर हो गए, तो ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दिए गए। ठीक है। अभी जो आपने देखा था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था 1833 के एक्ट से, उसको क्या किया गया, रिप्लेस करके क्या बना दिया गया, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है। किससे रिप्लेस कर दिया गया, तो वाइसरॉय से इसको रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है। साथ साथ यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी आप देखोगे, एक काउंसिल ऑफ इंडियंस के लिए काउंसिल बनाया गया जिसके अंदर 15 मेंबर्स आपको दिखेंगे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को तो आपने देख ही लिया क्या किया गया, तो वाइसरॉय ऑफ इंडिया से रिप्लेस कर दिया गया। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो हम देखते थे, याद है आपको, पिट्स इंडिया एक्ट की बात मैं कर रहा हूं, तो पिट्स इंडिया एक्ट में हमने बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखा था। और इससे पहले 1773 के एक्ट में हमने क्या देखा था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखा था, जो कि रेवेन्यू को लेके रिपोर्ट करते हैं। ठीक है। इन दोनों को क्या किया गया, यहां से खत्म कर दिया गया। और जो हमारे पहले वाइसरॉय कौन बनेंगे, तो लॉर्ड कनिंग जो है वो हमारे पहले वाइसरॉय इंडिया के बन के यहाँ पे आएंगे। ठीक है। तो क्या क्या देखा हमने 1858 के इस एक्ट के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंदर, कि कंपनी के रूल को कंप्लीटली खत्म कर दिया गया, क्राउन रूल स्टार्ट हो गया। एक काउंसिल बनाया गया इंडियंस का जिसके अंदर 15 मेंबर्स आपको दिखेंगे। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको रिप्लेस कर दिया गया किससे, तो वाइसरॉय ऑफ द इंडिया से। लॉर्ड कनिंग जो है पहले वाइसरॉय हमारे बनते हैं। और इसके साथ साथ जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे, इनके पोस्ट को भी क्या किया गया, यहां से खत्म कर दिया गया। ठीक है। इसके बाद जो अगला हम देखेंगे वो कौन सा है हमारा, तो वो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ठीक है। अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंदर कुछ चेंजेज आए। देखो क्या है कि अगर इंडिया के ऊपर आपको रूल करना है तो आपको यहाँ की चीज़ों को समझना पड़ेगा, यहाँ के लोगों को भी अपने साथ मिलाना पड़ेगा। कुछ लोगों को तो एटलीस्ट अपने साथ रखना ही पड़ेगा ना, ताकि जो है इन फ्यूचर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, एक होशियारी की कि जो वाइसरॉय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके अंदर इन्होंने पहली बार 3 इंडियंस को एंट्री दी। ठीक है। क्या किया इन्होंने, पहली बार 3 इंडियंस को एंट्री दे दी। अब एक चीज समझिए, यहाँ पे इंडियंस को एंट्री तो दी, लेकिन ये क्या थे, नॉन ऑफिशियल थे। क्या थे, नॉन ऑफिशियल्स। वाइसरॉय का जो काउंसिल है ये क्या है, नॉन ऑफिशियल काउंसिल है। एंट्री दे दी, आप सजेशन दे सकते हो या आपसे सजेशन मांगा जा सकता है, लेकिन इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे। ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल वेर एस्टैब्लिश्ड इन सेंटर एंड प्रोविंसेस। देखो जो अपर हाउस की बात करते हो ना, तो इंडिया के अंदर चूंकि इलेक्शन वगैरह हुए नहीं थे अभी तक,
तो इन्होंने क्या किया था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का फॉर्मेशन किया था। जस्ट लाइक अभी राज्यसभा देखते हो तो उसी तरह इन्होंने क्या किया था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। इट प्रोवाइडेड दैट द वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल शुड हैव सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर व्हाइल ट्रांजैक्टिंग द लेजिस्लेटिव बिजनेस। अब देखो यहाँ पे कितना बड़ा गेम है। ये क्या बोल रहे हैं कि इंडियन जब भी इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में कोई बात की जाएगी, क्या करता है लेजिस्लेशन, लॉ बनाने का काम करता है। तो जब भी लॉ बनाने की बात होगी तो यहाँ पे क्या होगा, 3 इंडियंस जो हैं, ये 3 के 3 जो नॉन ऑफिशियल इंडियंस है वो वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, ताकि इंडियंस को ये बेवकूफ़ बनाया जा सके, उनको ये समझाया जा सके कि देखो जो रूल्स बनाए गए हैं वो हमने नहीं बनाए, ये तुम्हारे इंडियन लोगों ने ये रूल बनाया है। तो ये सारा ड्रामा इतना था इनका, ऐसे नहीं रूल किया जाता किसी के ऊपर। देख रहे हो कितनी कूटनीति भरी भरी है इनके अंदर। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का। देखो इंडियन काउंसिल एक्ट अगर 1892 की बात करें तो ये पहला ऐसा एक्ट बना था जिसके अंदर क्या किया गया था कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिले थे। जैसे हम प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं ना, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, उसी तरह यहाँ पे भी इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात की गई थी। और इसमें क्या थी कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी वो क्या करेंगे कि वो कुछ लोगों को नॉमिनेट करेंगे और वो चुन के आएंगे कहाँ पे, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर वो चुन के आएंगे। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट के अंदर ही हमने देखा था क्या कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो साइज है उसको भी बढ़ाया जाता है। ठीक है, और पहली बार इंडियंस को ये पावर दिया गया है कि जो बजट वगैरह होता है ना उसके ऊपर वो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है हमारा। अब अगला हमारा है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, फादर ऑफ कम्युनल रिवॉर्ड, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। आपको पता तो होगा मॉर्ले कौन थे, हेड ऑफ स्टेट थे, मिंटो कौन थे हमारे उस समय, गवर्नर जनरल वाइसराय थे। ठीक है, इन दोनों ने मिलके क्या किया, क्या तबाही मचाई। देखो जाति पाति जो इंडिया में जो है ना, कास्ट सिस्टम, रिलीजन सिस्टम, ये हमेशा से चला है। इन दोनों ने क्या किया यहाँ पे कि मुस्लिम्स को बोला कि देखो तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तुम दबे कुचले इंसान हो, तो हम क्या करेंगे कि तुमको जगह दे रहे हैं काउंसिल के अंदर। और पहली बार मुस्लिम्स को रिजर्वेशन देने की बात यहीं पे की गई थी, इसी काउंसिल एक्ट के अंदर की गई थी। और जो डायरेक्ट इलेक्शन का भी कॉन्सेप्ट इंडिया के अंदर जो हमने देखा था वो पहली बार यहीं पे आपको देखने को मिला था। काउंसिल के लिए जो डायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे वो पहली बार आपको यहीं पे देखने को मिला। ठीक है, इसके साथ साथ क्या था कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था जिसमें पहले आपको 16 मेंबर दिखते थे, उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, तो उसको बढ़ा के 60 मेंबर कर दिया गया। ठीक है, और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का नाम चेंज करके इन्होंने क्या रख दिया, तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है इंडिया काउंसिल एक्ट 1909 से, जिसको हम और क्या मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। तो इसके अंदर आपको याद रखना है कि पहला डायरेक्ट इलेक्शन यहीं पे हुआ था। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपको याद रखना है क्या, तो जो सेंट्रल लेजिस्लेशन था उसमें क्या किया गया कि सीट्स को बढ़ाया गया, 16 की जगह पे 60 लाया गया, 16 से बढ़ा के 60 कर दिया गया। इसी एक्ट के अंदर क्या किया गया कि मुस्लिम्स को बोला गया कि भाई तू दबा कुचला है तो हम तुमको अपलिफ्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने क्या किया कि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट का यहाँ पे दर्जा दे दिया। हालांकि आगे देखोगे तो मुस्लिम के बाद फिर ये सिख को भी अलग करने की कोशिश करते हैं, फिर वो सिख को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे देंगे आगे। और यहाँ पे देखा जाए तो इंडियन जो है पहली बार वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आपको देखने को मिलेंगे, और उनका नाम क्या था, तो सत्येंद्र सिन्हा। ठीक है, एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जो है ये पहले लॉ मेंबर बनते हैं वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। किस एक्ट से बनेंगे, तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। ठीक है,
अब इसके बाद जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो क्या है, तो वो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। और ये कब आया था, तो ये आया था 1919 के अंदर। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म की बात करें तो यहाँ पे क्या था कि हम आज़ादी के लिए तो खैर लड़ ही रहे थे, तो यहाँ पे हम उनसे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करते हैं, लेकिन वो हमें क्या देंगे, तो वहाँ यहाँ पे डायरकी का कॉन्सेप्ट देंगे। जो बाइकैमरल सिस्टम की आप बात करते हो स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो वो बाइकैमरल सिस्टम पहली बार आपको यहीं पे दिखेगा। लोअर हाउस और अपर हाउस की जो हम बात करते हैं वो आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्या है, द एक्ट ऑल्सो नोन एज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। और देखो डायरकी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया किस लिए, प्रोविंशियल सब्जेक्ट के लिए। अब आप यहाँ पे एक चीज समझिए, डायरकी का सिंपल सा मतलब है कि रूल ऑफ टू, दो लोगों का शासन। तो यहाँ पे क्या था कि चूंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी होती थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपको पता है कि टोटल 11 प्रोविंसेस आपको देखने को मिलेंगे ब्रिटिश एम्पायर के अंदर। इंडिया का जो उसमें का टेरिटरी था उसमें 11 ब्रिटिश प्रोविंस आपको देखने को मिलते हैं। तो क्या कि बोला कि जो ब्रिटिश जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है तो वो तो बनाएंगे ही रूल प्रोविंस वाले, साथ साथ सेंट्रल लेजिस्लेशन भी यहाँ पे रूल्स बना सकता है, ठीक है। तो जो डायरकी का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से इन्होंने लाया। साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था कि सिखों को भी राइट्स आपको दे दिया। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली की हम बात करते हैं तो पहली बार लेजिस्लेटिव असेंबली का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको दिखेगा। और इसके अंदर 140 मेंबर्स थे और काउंसिल के अंदर क्या था कि 60 मेंबर। चूंकि लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहे हैं तो हमें पता है ना कि लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। तो पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कहते हैं, यहाँ से आपको ये चीज देखने को मिलेगा। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है आपका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात करें तो देखो इसको अगर हमारे संविधान से देखें ना तो हमारे संविधान का अप्रॉक्स 75% जो पार्ट है ना वो कार्बन कॉपी है किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अंदर आप क्या देखोगे, अब देखो ये वो टाइम है जब अंग्रेजों को भी पता चल गया है कि अब हमें इंडिया से जल्दी जाना है, तो वो चाहते हैं कि इंडिया के लिए, इंडियंस के लिए कुछ रिफॉर्म करके जाए हम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि पहली बार ये ऑल इंडिया फेडरेशन की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखो फेडरेशन वर्ड आया मतलब डिसेंट्रलाइजेशन। इससे पहले ब्रिटिश क्राउन जो थी वो सेंट्रलाइज्ड फॉर्म की बात कर रही थी, लेकिन चूंकि अब उनको पता है कि अब इंडिया छोड़ने का वक्त आ रहा है धीरे धीरे, तो अब क्या कर रहे हैं कि वो डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं। जो आप अभी 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट देखते हो, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, उन तीनों लिस्ट की बात भी पहली बार कहाँ की गई, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर ही ये चीजें भी आपको देखने को मिली, ठीक है। और क्या क्या किया गया इस एक्ट के द्वारा, तो जो अभी आप कॉन्सेप्ट देखते हो ना रिसीडरी पावर का, तो जो आप देखते हो कि रिसीडरी पावर जो है वो सेंटर के पास है, तो वो यहीं से लिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही। इस एक्ट के द्वारा और क्या किया गया, तो डायरकी का जो कॉन्सेप्ट था उसको खत्म कर दिया गया, कहाँ पे, प्रोविंसेस के अंदर। और क्या दिया गया हमें, तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया गया, जिसकी डिमांड हम पहले भी हम कर चुके हैं, ठीक है। जब हमने डिमांड किया था तो उन्होंने हमें क्या पकड़ा दिया, डायरकी पकड़ा दिया। बाद में उनको खुद समझ आया तो 16 साल बाद हमें क्या कर दिया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी उन्होंने दे दिया, ठीक है। इंट्रोड्यूस बाइकैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। और अभी भी यही चीज है कि जब स्टेट की बात करूंगा, प्रोविंस का मतलब आप समझो स्टेट लाइक, ठीक है। और अभी भी अगर देखो तो इंडिया के अंदर 5-6 स्टेट ही है जहां पे आपको बाइकैमरल स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। द 6 प्रोविंसेस वेर असम, बंगाल, बॉम्बे, बिहार, मद्रास एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस। ये वो 6 प्रोविंस थे जहां पे आपको क्या दिखेगा, बाइकैमरल लेजिस्लेशन दिखेगा, ठीक है। बहुत बड़ा है, अगर 1935 के एक्ट की हम बात करने लगे तो पूरा दिन बीत जाए, क्योंकि आप ये समझो ना कि हमारा का पूरा संविधान जो है उसका 70 to 75% पार्ट जो है वो इसका कार्बन कॉपी बनाया गया,
अब हम फाइनली बात करने वाले हैं इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 का। देखो क्या हुआ था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, बहुत सारा रेवेन्यू लॉस होता है ब्रिटेन का, और ब्रिटेन के क्राउन को अब इंडिया के अंदर रहना उनके लिए बहुत हेक्टिक हो रहा था। तो ये चाहते थे कि जल्दी से जल्दी हो सके हम इंडिया छोड़ के जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि सडनली क्या होता है कि जुलाई के अंदर एक फरमान देता है ब्रिटिश काउंसिल, और ये बोलता है कि हमें इंडिया को 1948 से पहले खाली करके निकल जाना है। तो चूंकि गांधी जी, नेहरू ये सब एक तरफ थे जो कि अनडिवाइडेड इंडिया की बात कर रहे थे, वहीं पे मुस्लिम लीग जो है वो पाकिस्तान का डिमांड कर रहा था, तो बात बन नहीं रही थी। तो फाइनली माउंटबेटन इंडिया आएंगे और माउंटबेटन ये प्लान लेके आएंगे इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, जिसको हम माउंटबेटन प्लान के नाम से भी जानते हैं। इस प्लान के अंदर इन्होंने क्या किया कि इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया के दो टुकड़े किए यहाँ पे और दो प्रोविंसेस में बांट दिया। पूरे के पूरा जो ब्रिटिश एम्पायर था इसको दो प्रोविंसेस में बांट दिया। एक को बोला गया डोमिनियन ऑफ इंडियन और एक को बोला गया डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। और इसके बाद क्या किया गया, बोला गया कि जब तक आपकी सरकार नहीं बन जाती, जब तक आप रिपब्लिक नहीं हो जाते, तब तक हम क्या करेंगे कि आपको हेल्प करेंगे। जस्ट लाइक आपका जो स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूशन जब तक आपका बन नहीं जाएगा तब तक हम आपकी हेल्प करेंगे। तो यही वजह है कि जो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल जो इंडिपेंडेंट इंडिया के बनते हैं तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक बनेंगे। वहीं पाकिस्तान के कौन बनेंगे, तो वो मोहम्मद अली जिन्ना आपको दिखेंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हिस्ट्री था, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको आई होप पूरा का पूरा समझ आ गया होगा कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन एक दिन में नहीं होता है, कितने सारे पापड़ हमें बेलने पड़े, धीरे धीरे चीज़ें हुई है। ब्रिटिशर्स को भी इंडिया के अंदर अगर रूल करना था तो उन्हें भी एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था। तो यही वजह है कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट की ही दिखेंगी, जस्ट लाइक सिंगल सिटीजनशिप हो गया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया। ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली है, तो ये सब के सब हमने ब्रिटेन से ही ऑक्यूपाई की है, ठीक है। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिल सके। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।